अब हम आते सेक्शन नंबर 14 के ऊपर। इसमें बोला है कि जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं ये कुछ कुछ ग्राउंड्स के ऊपर खुद से ही रिजाइन रिटायर कर सकता है। सपोज ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं एंड ये प्रोसीडिंग्स को चला ही नहीं पाएंगे। इन दैट केस सेक्शन 14 हमारा बोलता है कि ये विड्रॉ कर जाएंगे एज आर्बिट्रेटर और इनका जो मैंडेट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नए आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करवाओगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि जो केस है कैसे चलेगा। ओके, या फिर ये जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं ये बिना किसी ग्राउंड के ऊपर खुद से ही विड्रॉ कर लेते हैं केस, अपने आप को केस में से। कोई इलनेस विलनेस का कोई ग्राउंड नहीं इनके पास, जस्ट ही फील्स लाइक कि मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ एज आर्बिट्रेटर, तो वो खुद से ही अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर दोनों पार्टीज अगर डिसाइड करती हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट फिट टू बी एन आर्बिट्रेटर, तो फिर पार्टीज खुद से ही इनका जो मैंडेट है उसको टर्मिनेट कर देंगी और इनको फिर जाना पड़ेगा। ओके, इसका क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल सकते हो कि आप आर्बिट्रेटर का जो मैंडेट है इसको टर्मिनेट करवाइए। ओके, अब क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि अगर सेक्शन 14 में आप किसी भी ग्राउंड में आर्बिट्रेटर का मैंडेट को टर्मिनेट करवा रहे हो, इन दैट केस हम ये नहीं मानेंगे कि सेक्शन 12 में जो ग्राउंड्स है उन्हीं की वजह से हम टर्मिनेट कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी हो सकते हैं जो सेक्शन 14 में हमने पढ़े हैं, जैसे इलनेस वगैरह का। तो इन ग्राउंड्स पर अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो मैंडेट को, देन हम ये नहीं मानेंगे कि सेक्शन 12 में जो ग्राउंड्स थे उनकी वजह से हम टर्मिनेट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर को। ओके, तो ये सिंपल सी बात हमें बोलता है क्लॉज 3। अब जो हमारा सेक्शन 15 है वो ये बोलता है कि हमारे जो पुराने आर्बिट्रेटर थे उनका मैंडेट तो टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन अब जो नए हमारे अपॉइंट होंगे आर्बिट्रेटर, उनके पास क्या पावर है, वो शुरू से प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करवा सकते हैं। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जहां तक हो चुकी प्रोसीडिंग्स वहां तक तो वैलिड है, अब उसके आगे से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वहां से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होगी न्यू आर्बिट्रेटर की कि वो किस टाइप से प्रोसीडिंग्स को चलवाएंगे अब। ओके, एंड पार्टीज खुद से ये चीज डिसाइड कर सकती है कि हमको किस वे में प्रोसीडिंग करवानी आगे। अगर पार्टीज ने ऐसा कोई डिसीजन लिया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था कि अगर आर्बिट्रेटर जो है वो रिप्लेस होते हैं, तो उस केस में शुरू से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज पहले से उन्होंने डिसाइड करके रखी हुई है। इन दैट केस जो न्यू आर्बिट्रेटर है उनको शुरू से प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एग्रीमेंट हो रखा है पार्टीज का, हमको उसको रिस्पेक्ट करना है इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ओके, तो यही चीज के बारे में सेक्शन नंबर 15 हमारा बोलता है, यही हमको इसमें समझना है। अब हम आते सेक्शन नंबर 16 के ऊपर, जो कि बात करता है कंपीटेंस के प्रिंसिपल के बारे में। यानी कि जो हमारे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उनके पास अथॉरिटी होगी कि वो डिसाइड करे कि इस केस में मेरी जुरिस्डिक्शन है या फिर नहीं है। इस चीज को कोई कोर्ट जाके डिसाइड नहीं करेगा। अगर ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हो चुकी है तो वही खुद की जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिसीजन देगी। ओके, इसमें क्या क्या डिसीजन लेगी वो, पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन के ऊपर वो डिसीजन ले सकती है। वो एक और चीज के ऊपर भी डिसीजन ले सकती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है या फिर नहीं है। क्या इस एग्रीमेंट के ऊपर पार्टीज के साइन जो हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है। इस चीज का जो डिसीजन है वो भी ट्रिब्यूनल ही खुद से ले सकती है। इसका जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि अगर आपको ये चीज को एलेज करना है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है केस को सुनने की, तो ये चीज आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने से पहले पहले ऑब्जेक्शन को उठाना होगा। ओके, तो ये हमको एक टाइम पीरियड गिवन है कि इससे पहले पहले आपको इस ऑब्जेक्शन को उठाना होगा। इसमें एक और चीज बोली गई है कि सपोज हमारी पार्टीज हैं ए एंड बी, इन्होंने मिलके एक सोल आर्बिट्रेटर डिसाइड किया था सी, यानी कि ए और बी ने खुद से ही डिसीजन लिया था कि सी हमारे आर्बिट्रेटर होंगे। अब आगे जाके अगर ए को लगता है कि इनकी अपॉइंटमेंट गलत है, तो फिर
ए जो है स्टिल इस ऑब्जेक्शन को मेक कर सकते हैं, इवन तो इन्होंने इनके अपॉइंटमेंट में पार्ट लिया था, स्टिल ए जो है आगे जाके इनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। अब जिसका क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि सपोज जो हमारे ट्रिब्यूनल है उनको इस चीज के ऊपर डिसीजन देना था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था या फिर नहीं था, एंड वेदर बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया या फिर नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन देना था। लेकिन जो ट्रिब्यूनल हमारी वो ये डिसाइड करने लग गई है कि ए ने बी को मारा था या फिर नहीं मारा था, ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट किया था या फिर नहीं किया था। अब ये जो मैटर है वो इस केस के लिए इररिलेवेंट है, ये तो भाई कोई क्रिमिनल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। जो हमारे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उनका कोई मतलब बनता नहीं है इस चीज को डिसाइड करने का। तो जैसे ही वो अपने स्कोप से ज्यादा की बात करती है, अपने जो उसको डिसीजन देना है उससे वो बाहर निकल के कोई दूसरी बात को सुनने लग गई है, उसी टाइम कोई भी पार्टी यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकती है, एंड फिर जो ट्रिब्यूनल है उसको उस ऑब्जेक्शन को सुनना पड़ेगा और उस पर डिसीजन देना पड़ेगा। तो हमारा सब क्लॉज 4 जो है वो ये बोलता है कि जैसे ही जो हमारी ट्रिब्यूनल है वो अपने स्कोप से ज्यादा की बात करती है, उसी टाइम आप इस इशू को रेज कर सकते हो। अब जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि हमने ग्राउंड्स पढ़े थे ना सब सेक्शन 2 और 3 में कि अगर आपको जुरिसडिक्शन के ऊपर ट्रिब्यूनल की कोई भी ऑब्जेक्शन करनी है तो वो आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले पहले करनी है। तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर इसके बाद भी अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, इन दैट केस आपकी बात को सुना जा सकता है। ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो आपकी बात को सुन सकती है, आपके ऑब्जेक्शन पे वो डिसीजन जो है वो दे सकती है, अगर आपका डिले का रीजन जेन्युइन है। ओके, अब जो हमारा सब सेक्शन 5 और 6 है वो ये बोलता है कि जो हमारी ट्रिब्यूनल है वो डिसीजन दे देगी कि वेदर ही इट हैज जुरिसडिक्शन और नॉट, और वेदर जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है या फिर नहीं है। इस पे वो फाइनल डिसीजन अपन दे देगी, एंड इसको अगर आपको चैलेंज करना है तब आप कर सकते हो, लेकिन आफ्टर कमिंग ऑफ फाइनल अवार्ड, यानी कि जब फाइनल अवार्ड आ जाएगा उसके बाद सेक्शन 34 की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, एंड कोर्ट में आप इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज कर सकते हो कि कोर्ट के पास पावर थी या नहीं थी इस केस को सुनने की, या फिर एग्रीमेंट वैलिड था या फिर नहीं था। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। अब जो इसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 9 में, सिमिलर क्लॉजेस है सेक्शन 17 में भी, बस डिफरेंस यही है कि सेक्शन 17 में इंटरिम मेजर ट्रिब्यूनल दे रही है और सेक्शन 9 में कोर्ट दे रही थी हमारी इंटरिम मेजर्स। ओके, तो बस रिलीफ कौन ग्रांट कर रहा है उसके ऊपर डिफरेंस है सेक्शन 9 और 17 में। एंड ऑब्वियसली एप्लीकेशन सेक्शन 9 में हम कोर्ट में डाल रहे थे, एंड सेक्शन 17 में हम जो है ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन को डाल रहे हैं। बस यही डिफरेंस है 9 और 17 में, बाकी द क्लॉजेस आर सेम। द ग्राउंड्स फॉर ऑब्टेनिंग इंटरिम इंजंक्शन और इंटरिम रिलीफ वो भी सेम है। जिसका क्लॉज 2 है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कोई भी इंटरिम मेजर ग्रांट करती है सेक्शन 17 में, इन दैट केस उसको हम उसी वे में इन्फोर्स कराएंगे जैसे हम कोर्ट की ऑर्डर या डिग्री को इन्फोर्स करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीपीसी वहां पे हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग काफी सारे प्रोविजंस है। ओके, तो फिर जिस वे में हम कोर्ट को ऑर्डर को इन्फोर्स कराते हैं उसी वे में हम ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी इन्फोर्स करवाएंगे। ओके, अब हम आते चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। इसमें बात करी गई है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब 18 इसका सेक्शन 18 बोलता है कि हर पार्टी को अपनी बात रखने का इक्वल तरीके से मौका मिलना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। कोई बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी को ज्यादा टाइम मिल रहा है अपनी बात रखने का, एक पार्टी को कम टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू प्रेजेंट दिस केस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर। इसमें बोला गया कि जो हमारी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो सीपीसी, आईपीसी, किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है उनसे बाउंड नहीं रहेगी, बिकॉज पार्टीज जो हैं वो खुद से डिसीजन लेती है, खुद से जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें क्या रूल अप्लाई होगा, क्या लॉ अप्लाई होगा, ये पार्टीज खुद ही डिसाइड करती है। एंड अगर सपोज पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर
यूएसए का लॉ लगेगा, तो फिर उस प्रोसीडिंग में यूएसए के लॉ ही लगेगा, उसमें हम इंडियन लॉज के हिसाब से डिसीजन नहीं देंगे। ओके, अब जो इसका क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि पार्टीज डिसाइड करेंगी कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में क्या रूल अप्लाई होगा, कौन सा प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। ओके, क्लॉज 3 जो है इसका वो ये बोलता है कि अगर पार्टीज ने ये चीज़ को डिसाइड नहीं किया कि कौन सा लॉ लगेगा, ये चीज़ के ऊपर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, तो फिर जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगी कि हम कौन से लॉज के हिसाब से इस केस को आगे जाके सुनेंगे। ओके, जो उसका क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि अगर पार्टीज ने ये चीज़ को डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा प्रोसीडिंग्स के दौरान, इन दैट केस ट्रिब्यूनल सबसे पहले तो डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, एंड जो ट्रिब्यूनल है वो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि किस एविडेंस की कितनी वैल्यू होगी, कितनी वेटेज होगी। ये चीज़ भी ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 20 है ये बात करता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। अब इसमें हम कोई चीज़ समझनी है कि पार्टीज ही डिसाइड करेंगी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कहाँ पे होंगी, किस लोकेशन पे होंगी। पार्टीज ये डिसाइड कर सकती है कि जितनी भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं ये पेरिस में होंगी, तो फिर हर प्रोसीडिंग को पेरिस में होना पड़ेगा। अगर पार्टीज ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि प्रोसीडिंग्स कहाँ होंगी, इन दैट केस ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं कहाँ होंगी। तो पहले तो हम प्राइमेसी देंगे पार्टीज के एग्रीमेंट को, एंड अगर वो एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कुछ, देन ट्रिब्यूनल विल डिसाइड दैट वेयर द प्रोसीडिंग्स विल टेक प्लेस। ओके, तो यही चीज़ हमको समझनी सेक्शन नंबर 20 में।